उसे रोता हुआ देखकर मेरा मन घबरा गया। बता तो हुआ क्या? क्या बताऊं? मम्मी नीरज को फोन करके उसके बैंक के स्टेटमेंट के साथ रेस्टोरेंट में बुलाती है। पहले उससे मंगाकर खाना खाती हैं, फिर उसे ताने मारती हैं। अकाउंट किसका? नीरज का। ओह, उन्हें बैंक स्टेटमेंट देखना आता है? मैंने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि मेरे मुताबिक वो टूटी फूटी हिंदी के अलावा कुछ और भी पीएच सकती है। ये यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, इसीलिए तो हर्ष को अपने साथ ले जाती है। ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं इस पर। अच्छा सुन, इसमें रोने जैसा क्या है? वो माँ है, उन्हें जानने का हक है कि जिससे उनकी बेटी की शादी हो रही है वो कितना कमाता है। इसमें गलत तो कुछ नहीं। बोलने को तो मैंने बोल दिया, लेकिन सच कहूं तो मुझे भी यह सुनकर अजीब ही लग रहा था। घर में और भी लोग हैं, उसके पापा और बाबा। पास ही 2 चाचा भी रहते हैं उसके। वो भी नीरज की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कर सकते थे, वो भी एक सभ्य तरीके से, जो इतना अजीब नहीं लगता। नहीं यार, तुम नहीं समझ रही हो। मम्मी ऐसा 3 बार कर चुकी है। नीरज को बहुत बेइज्जती महसूस होती है। स्टेटमेंट चेक करने के लिए 3 बार बुलाने की क्या जरूरत? अलग अलग बहाने से बुलाती हैं नीरज को, ताकि ताने मार सकें कि उसके अकाउंट में सिर्फ 4.5 लाख रुपये ही क्यों हैं। कितनी तारीफ की थी मैंने नीरज से अपनी मम्मी की। बता जरा, क्या सोच रहे होंगे वो लोग? तुम बेकार ही इतना सोच रही हो। नीरज ये सब घर में नहीं बताएंगे। लाल डहा के इतने तो समझदार होते ही हैं कि मैंने उसका मन रखने के लिए बोला कि उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। एक आध बार होता तो नहीं बताते। जब 3 बार मम्मी ने बुलाकर नीरज की इंसल्ट की तो उन्हें चिंता होगी कि नहीं। और वैसे भी बात अब सिर्फ हम दोनों की ही नहीं रही है। उसने अपनी उंगली मुझे दिखाते हुए कहा, जिसमें एक अंगूठी चमचमा रही थी। मेरा सारा ध्यान उसकी अंगूठी पर गया। एंगेजमेंट हो गया क्या? तुमने मुझे बताया तक नहीं। और जब एंगेजमेंट हो गया है तो ये रोना धोना क्यों? अचानक से मुझे गुस्सा आ गया था। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं हुआ है, वो बीडीडी शांत मुद्रा में बोली। मतलब ये कि मैं नीरज के मम्मी, पापा और बहन सबसे बात करने लगी हूं। सब बहुत अच्छे हैं और मुझसे खुश भी हैं। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, तुम्हारी मम्मी नीरज के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं, क्या तुम्हें पता है? ओह अच्छा, बता क्या जवाब देती? सासू माँ तो ये तक बोली कि बेटी, तुम हमें बहुत पसंद हो। हम कुछ नहीं चाहते हैं सिवाय इसके कि तुम्हारी और नीरज की जल्दी से शादी हो जाए। विनीता कहीं खोई सी मुस्कुराने लगी। उसे खोया हुआ देखकर मुझे एहसास हुआ कि कुछ ही महीनों में ये एलडीए की किस कदर इस रिश्ते को लेकर इतनी संजीदा और समर्पित हो गई है। हम फिर मैंने नीरज से बात की और हम दोनों ने तय किया कि एक कदम आगे बढ़ा जाए। मैंने नीरज से कहा, मेरे पापा मेरी माँ की इजाज़त के बगैर सांस भी नहीं लेते, तो बस उन्हें फ़ोन करके बता भर दो कि आज आप लोग आ रहे हैं, और मौका देखकर नीरज की माँ मेरी गोद में कुछ रख दे। फिर तो इसे सगाई माना जाएगा। कोई क्या कर लेगा फिर? हम सही कहा है किसी ने, इंसान को जब कोई चीज़ भी चाहिए होती है तो उसके लिए कोशिशें करता ही है, और रास्ते भी खुद व खुद मिलने लगते हैं। फिर जब नीरज के पिताजी ने मेरे पापा को फ़ोन किया तो वो कुछ जवाब दे ही नहीं पाए। घर आकर जब मम्मी को बताया तो मम्मी बहुत नाराज़ हुई। वो लोग दोपहर को ही आ गए, और जब मम्मी नाश्ते का इंतज़ाम देखने गई, इसी बीच नीरज की माँ ने मेरी गोद में 2 साड़ियाँ और मिठाई रख दी और अंगूठी भी पहना दी। मुझे अंगूठी पहनाते वक्त ही मम्मी वहां आ गई और सबके सामने ही नाराज़ होते हुए बोली, बहन जी ये क्या तरीका हुआ? कम से कम बताती तो पता नहीं आज की तिथि कैसी हो, और फिर हमने कोई इंतज़ाम भी नहीं किया है सगाई का। अरे फिर क्या? नीरज की मम्मी बहुत समझदार हैं, वो बोली, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, हमने बस अपनी ओर से रिश्ता पक्का कर दिया है। रही बात इंतजाम ना कर पाने की, तो आप अगर 11 रुपये भी दे दें नीरज को तो भी शगुन हो जाएगा। आपका आशीर्वाद ही बहुत है। हम लगती तो समझदार हैं। वो लोग बहुत समझदार है यार। जैसे ही वो लोग गए, मम्मी ने ये कहते हुए कि तुझे शादी की बहुत जल्दी है ना, मुझे 2-3 चांटे मारे। क्या? मैं चौंक गई। हाँ, अब बता, डरना चाहिए कि नहीं? मम्मी विलेन बन रही हैं। अचानक नीरज में उन्हें क्या बुरा लगने लगा है, समझ में नहीं आ रहा, जबकि ये रिश्ता उन्हें ही सबसे ज्यादा पसंद था। उन्होंने ही मुझे कम से कम 10 बार कहा कि बात कर लिया करो नीरज से, और अब देखो। उसकी सारी बात ध्यान से सुनने के बाद मैंने कहा,
शायद मुझे समझ आ रहा है। क्या? बताना। नीरज को तुम्हारी माँ ने पसंद किया था। अगर तुम चुपचाप शादी कर लेती तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यहां हुआ ये कि तुम और नीरज एक दूसरे को प्यार करने लगे हो, और यही समस्या है। ये क्या समस्या? इससे तो उन्हें खुश होना चाहिए ना? विनीता हैरानी से बोली। यही तो परेशानी है। अगर किसी LDDHK ने अपने लिए लेडी डैड का खुद पसंद किया है, तो चाहे फिर वो लेडीडीब का भगवान का अवतार ही क्यों ना हो, घर वालों को वो लडडा का दुनिया का सबसे नाकाबिल और बुरा ही लगता है। मेरी बात सुनकर विनीता मुझे आश्चर्य से देखने लगी। तुम्हारे घर में हर छोटा बडेढ़ा निर्णय तुम्हारी मम्मी ही लेती आई हैं। शादी के लिए हर बात अगर तुम्हारी मम्मी से पूछकर होती, तब उन्हें कोई एतराज नहीं होता, लेकिन हुआ ये कि LDDHK वाले और नीरज तुम्हें पसंद करने लगे हैं, और तुम उन्हें। और तुम्हारी मम्मी को लग रहा है कि सब अपने आप हो रहा है, उनके हाथ से ये अधिकार जा रहा है। उस पर नीरज की माँ का बिना तुम्हारी मम्मी से पूछे तुम्हें शगुन दे देना, उन्होंने तो इनके जख्म पर नमक डालने जैसा काम किया है, समझी? ओहा, तभी आज उन्होंने मुझे नीरज से बात करने के लिए भी मना किया था। अच्छा, पता है सोनी, तुम्हें दादी मैं यूं ही नहीं कहती। ये जो तुमने समझा और मुझसे कहा, ये मैं कभी भी पता नहीं लगा पाती। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली। वो सब छोड़ो, अपने पापा से बात करो, उन्हें पता लगने दो कि तुम इस रिश्ते को लेकर कितनी संजीदा हो। पापा? मैंने जब से होश संभाला है ना सोनी, तब से लेकर आज तक उन्हें बस सुबह खाना खाकर स्कूल जाते, फिर लौटकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते, और शाम को फिर खाना खाकर सोने के अलावा किसी और बात से मतलब रखते नहीं देखा। कहकर तो देखो, आज तक नहीं बोले, इसका मतलब ये तो नहीं आगे भी नहीं बोलेंगे। उसने बिना मन होते हुए भी सिर हिलाकर मुझे आश्वासित किया कि वो बात करेगी। लगभग 2 दिन बाद मेरे मोबाइल पर विनीता का कॉल आया। जैसे ही मैंने फोन उठाया, उधर से विनीता चहकती हुई आवाज में बोली, हे सोनी, पता है क्या हुआ? क्या? शादी तय हो गई है। मुझे लगा कुछ और बात है। अरे वाह, कब की डेट निकली है? मैंने कुछ गलत ही सोच लिया था उसकी मम्मी के बारे में। वो माँ हैं, LDDHK के बारे में जानने का पूरा हक है उन्हें। पता है, आज से 15 दिन बाद ही शादी है। तुझे शादी का कार्ड देने में खुद आऊंगी, लेकिन तुम तैयारी कर लो। विनीता बोली। हाँ, तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए मुझे कार्ड की जरूरत नहीं है। मेरे लिए कुछ काम हो तो बताओ। मैंने भी खुश होकर कहा। काम वाम कुछ नहीं है, तुम तो बस नीरज से मिल लो, वो तुमसे और आंटी जी से मिलना चाहते हैं। अच्छा? तुम सबसे अच्छी सहेली हो मेरी। उन्हें तुम्हारी मम्मी से बात करके बहुत मदद मिलेगी कि क्या और कैसे किया जाए जो मेरी मम्मी खुश हो जाए उनसे। अब खुद की मम्मी से तो बात नहीं कर सकते ना, और तुझे तो पता ही है ना कि मुझे ज्यादा बाहरी दुनिया के बारे में नहीं पता है। हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, जब चाहे आ जाएं, मैंने कहा और फोन रख दिया, और अपनी माँ को इस खुशखबरी के साथ साथ नीरज के घर आने की बात भी बता दी। वो भी खुश हुई। लगभग 7 दिन बाद मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने जैसे ही फोन पिक किया, हेलो, आपका नाम सोनी है ना? हाँ जी, आप? मैं नीरज, विनीता मतलब विनीता के? जी, वही हूं जिससे विनीता की शादी होने वाली है, उसने मेरे अंदाज में ही जवाब दिया। ओह हाय, नहीं नमस्ते, कैसे हैं आप? मुझे समझ ना आए, अचानक बोलूं क्या? हाय नमस्ते, सोचता हूं घर आकर ही आमने सामने बैठकर हालचाल पूछा जाए। क्यों? हाँ क्यों नहीं, कब आएंगे बताइए? अभी? जी। अरे भाई, अभी आ रहा हूं। जैसा कि विनीता ने बताया था, मैं हनुमान मंदिर तक तो आ गया हूं, अब आगे का रास्ता भूल गया। आगे के रास्ते के लिए मुझे गाइड कीजिए, ये तो पहुंच गया है। क्या हुआ, आगे का रास्ता बताइए, वो फिर बोला। जी, आप कौन सी साइड से आ रहे हैं? GT रोड की तरफ से। ठीक है, लगभग 1 किलोमीटर और आगे आइए, बिल्कुल सीधे, ठीक है। फिर आपको एक स्कूल दिखेगा, बस वहां से मुझे फोन कीजिए। ओके। मैंने फोन रखा और अपनी माँ को बताने दौड़ी, जो महीने भर की राशन की लिस्ट बना रही थी। मम्मी, नीरज आ रहा है। कौन नीरज? अरे वो विनीता का होने वाला हस्बैंड। अच्छा, कब? अरे अभी, वो स्कूल के पास पहुंच भी चुका होगा शायद। हैं? मैंने जैसे ही अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। शांत मुद्रा में बैठी मेरी माँ तेजी से किचन की ओर चली गई। सब कुछ है ना? नाश्ते में क्या रखोगी? नमकीन, बिस्किट और चाय।
मैंने कंधे उचकाते हुए हल्के अंदाज में कहा। वाह, इतना सारा इंतजाम। वो तंज भरे अंदाज में बोली। तो मैं आगे सुनने को बोली। पता भी है, सारे रिश्तेदार एक तरफ, दामाद अकेला एक तरफ। सबसे सम्मानित रिश्ता होता है दामाद का। अरे तो वो कौन सा रिश्तेदार है? वो तो विनीता का होने वाला। मैं इतना बोल ही पाई थी कि वो डपटते हुए बोली, चुप रहो, तुम्हारी तो सहेली का पति है। फिर भी अरे है तो दामाद ही। एक काम करो, तुम प्याज और आलू काटो, पकौड़ी तल देना और अभी से नमकीन बिस्किट प्लेट में लगा दो। ट्रे में कप रख लो। तब तक मैं बाहर गली में देखती हूं, कोई बच्चा दिखे तो उससे समोसे मंगा लूं। कहने के साथ ही कुछ पैसे लेकर वो गेट से बाहर चली गईं। मेरी माँ कितनी प्यारी हैं। अभी मैं प्याज काट भी नहीं पाई थी कि वो लौट आईं। क्या हुआ, अभी तक कढ़ाई नहीं रखी गैस पर? अभी से? अरे तब तक तेल गरम हो जाएगा ना। तुम किचन में लगी रहोगी तो क्या मैं अकेले ही बात करूंगी उससे? कहते हुए उन्होंने कढ़ाई रखी और दूध का भगोना उठाकर कड़ाही में दूध डालने ही वाली थी कि मैंने उन्हें रोका। अरे माँ, दूध है ये, रबड़ी नहीं बनानी है। अरे ओहो, तो क्या डालूं? वो हडबदाई सी बोली। जब अचानक से कोई आता है तो अक्सर उनकी हालत ऐसी ही हो जाती है और मेरा ये देखकर बद्धा मनोरंजन होता है। शराफत के दायरे में रहकर तो बस माँ के साथ इतनी ही शरारत हो सकती है ना। थोड़ी दुष्ट तो मैं भी हूं। तेल डालिए, पकौड़ी बनानी है ना? मैंने हंसी रोकते हुए कहा, सिर पर हाथ रखकर। अच्छा हाँ, तेल। एक काम कर, देशी घी के पकौड़े बना। देशी घी के? हाँ, सबको पहली बार का ही मिलना याद रहता है, बाद में चाहे सोने में तौल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या माँ, सबका अपना स्वाद होता है। अब मैं बटर में तल दूं पकौड़ियां तो क्या स्वाद आएगा? पकौड़ियां तेल में ही अच्छी लगती है ना। अच्छा हाँ, तुम भी सही कह रही हो। क्या यार, क्या हुआ आपको? देखो जरा, अभी से ये हालत है, अपना दामाद आएगा तो पता नहीं क्या हालत होगी। फिर मेरी ओर देखा और हताश होकर आंखें बंद करके ऐसे गर्दन हिलाई जैसे किसी से ना बोल रही हो। ये क्या तरीका हुआ भला? अरे नहीं समझी, नहीं। जो बात उन्होंने बोली थी शायद तुम्हें शर्माना चाहिए था। कमाल है, जब महसूस नहीं हो रहा तो क्यों शर्माऊं? अब दामाद का जिक्र हो और लड़की शर्माए भी ना, ये भी कोई बात हुई? खुद से बात करके मैं हंस रही थी कि उनकी नजर मुझ पर पड़ी गई। मेरे हाथ में ये प्याज देखकर, ये आज ही कटेगा ना? वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं जल्दी से प्याज काटने लगी। ये बताओ, टीका करके शगुन क्या दूं? मैं क्या जानूं कितने देने चाहिए? जब पूछ रही हूं तो बताना। अच्छा एक काम करते हैं, हम मिठाई लेकर आया तो 1001 रुपये दे दूंगी एल, और ऐसे ही आया तो 501। ठीक रहेंगे ना? मिठाई होने या ना होने से क्या फर्क पड़े देता है? वैसे भी 501 ज्यादा कम नहीं है क्या? देते हुए अजीब नहीं लगेगा आपको? तुम्हें तो बिल्कुल सामाजिकता की अक्ल नहीं है। फिर रुक कर, अच्छा ठीक है चलो, पहली बार आ रहा है तो 1001 ही दे दूंगी। कढ़ाई वाली गैस जला दी ना? हाँ, सब तैयार है। इतने में नीरज का फोन आ गया। जैसे ही उठाया उधर से आवाज आई, स्कूल के ठीक सामने हूं, आगे बताइए। रोड के पार आपको एक जनरल स्टोर दिख रहा होगा, उसके पास से ही एक सड्ढ ढक दिख रही होगी आपको। हाँ दिख रही है, बस उसी में दाईं तरफ तीसरा घर है, काले रंग का गेट है। मैं गेट पर ही हूं, आ जाइए आप। मैंने ये बोलकर फोन रख दिया। ये 10 रुपये तुम्हारे लिए और ये लो समोसा। मेरी माँ ने पड़ी ढोस के बच्चे से समोसे का पैकेट लेते हुए कहा। फिर मुझसे बोली, गैस धीमी तो नहीं जल रही? तेल गरम हो गया ना? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और उन्हें शांत रहने का इशारा किया। बस अब इससे ज्यादा उन्हें परेशान नहीं देख सकती। इनका तेल गरम होने पर इतना जोर क्यों है? ऐसा लग रहा है गरम तेल में पकौड़ियों को नहीं, नीरज को तलना है। मेरे दुष्ट अनर्थ मन से आवाज आई, हाँ, जैसे ही नीरज आए उठाकर सीधे तेल में डाल दो उसे। हाँ। खुद में बसे उस शरारती तत्व से बात करते हुए मैं हंस ही रही थी कि एक लड्ढ बाइक पर आते दिखा। पिंक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में, बेहद गोरे रंग में, किसी से फोन पर बात कर रहा था। तो ये है नीरज? लग तो यही रहा है कि तभी उसने पानयुक्त लाल पीक सड़क के किनारे पर दे मारी। साफ सड़क पर एक लाल पिचकारी सी बन गई और हैरत ये कि फौरन उसने एक सिगरेट भी जला ली। हे भगवान, तो ये है नीरज? अरे ये तो, ओही बेचारी विनीता। अरे तो क्या हुआ? लड़का खाते पीते घर का है,
मेरे अंतर्विरोधी की आवाज आई। इसे खाता पीता कहते हैं। बकवास। कम से कम इतनी अक्ल तो होनी चाहिए ना कि बिल्कुल मेरे घर के सामने ही आकर सिगरेट पीना है पिए, इतना भी क्या। फिर उसने बहुत भद्दे तरीके से छुटकी बजाकर सिगरेट पर बनी आई राख झाद दी। अब तो मैं बुरी तरह चिढ़ गई। ये तो अजीब नमूना है। क्या विनीता, यही मिला था तुझे सारी दुनिया में? मेरा मन खिन्न हो गया था। अब उसने कान पर लगे मोबाइल में किसी से ठीक है कहकर फोन रखा और आगे बढ़ गया। अरे ये तो आगे चला गया। जाने देना, क्या यार, विनीता की बात है इसलिए बुलाना पड़ेगा। मैंने खुद के अंदर बसे उस व्यक्ति से बात करते करते मोबाइल से फिर नीरज का नंबर डायल किया। आप शायद आगे चले गए हैं, मैंने उसे बताया। अच्छा, नीरज बोला। जी, मैंने कहा ना, मैं गेट पर ही हूं। ओह, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन मैं बस सड्ढा की ओर मुद्धने ही वाला हूं। मतलब ये कि सामने देखिए, आपने पिंक ड्रेस पहनी है ना? उसने आगे कहा। जी। मैंने सामने देखा, एक गेहुए रंग का इकहरे बदन का लड़का सफेद रंग की शर्ट और ग्रे ट्राउजर में एक हाथ से सड़क पर रखती सी बाइक का हैंडल पकड़े और दूसरे हाथ में फोन पकड़े मेरे घर की ओर चला आ रहा था। ओह, तो ये है नीरज, मैं किसी और लड़के को ही। ओह, जरा सी गलतफहमी में क्या से क्या सोच लिया था मैंने। वैसे लड़का दिखने में तो अच्छा है, मैं इसे 100 में से 50 नंबर देती हूं। क्यों नहीं, सबको बस तुम्हारे रिजल्ट का ही तो इंतजार है। हाँ, क्या यार, कभी तो मेरी तरफदारी किया करो, मेरे अंदर रहकर मेरे ही खिलाफ। क्या हुआ, नीरज आए नहीं अभी तक? बोलते हुए मेरी मां मेरे पास आकर खड़ी डीडी हो गई। नीरज भी दरवाजे तक पहुंच गया था। मैंने नीरज से कहा, ये मेरी मां है और मां ये हैं। नीरज, मेरी बात पूरी होने से पहले ही नीरज मेरी मां के पैर छूने को झुका तो वो पीछे हटते हुए बोली, अरे, हमारे यहां दामाद पैर नहीं छूते, बल्कि हमें छूने होते हैं उनके पैर। क्या आंटी जी, बहुत बुरा रिवाज है, मैं नहीं मानता इसे। उसने जब ये जवाब दिया तो मैंने मन में कहा, 100 में से सिस्टर। भैया पानी। बोलते हुए मैंने पानी की ट्रे उसके आगे कर दी। भैया क्यों? जीजू बोलो। मेरी मां ने टोका। अगर भैया बोलूं तो चलेगा ना? मैंने नीरज से पूछा। असल में मुझे ये जीजू शब्द पसंद नहीं, अजी दौड़ेगा, बल्कि मैं तो कहूंगा, जो रिस्पेक्ट आप मुझे जीजू बोलकर नहीं दे पाएंगी वो भैया बोलकर देंगी। नीरज के ये बोलते ही मैंने खुद से कहा, 100 में से 70। फिर मैं किचन में चली गई और जब पकौड़े तल कर लाई तो देखा कि नीरज रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रहा था और मेरी मां का मूड भी उखड्डा हुआ था। और जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, वो बोली, विनीता की मम्मी ने रिश्ता तोड़ दिया है। क्या? हैरानी और गुस्सा के जो भाव मैंने महसूस किए, उससे हाथ में पकड़ डीडी हुई ट्रे संभालना मुश्किल हो गया। और अगर उस वक्त मेरी मां वहां मौजूद ना होती तो मैं खुद पर कंट्रोल ना रख पाती। ऐसे में निश्चित ही मैं अपने हाथों से वो ट्रे छोड़ दीच देती। क्यों? कब? विनीता ने तो कहा था कि सब ठीक है, शादी तय है, उसने तो डेट भी बताई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। आपकी बात विनीता से आखिरी बार कब हुई थी? नीरज ने मुझसे पूछा। लगभग 7-8 दिन पहले। फिर मैंने उसे जानबूझकर फोन नहीं किया, मुझे लगा बिजी होगी। हाँ, कल मैंने उसे 2 बार कॉल की, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फोन उससे छीन लिया गया है। परसों शाम आखिरी बार मेरी बात हुई थी विनीता से। कल सुबह उसकी मम्मी का फोन आया था। हम लोगों को उन्होंने अपनी किसी बहन के यहां बुलाया, ये कहकर कि शादी से जुड़ी कोई बात करनी है। मैं मारे खुशी के अपने पेरेंट्स और दादा के साथ अपने 2 दोस्तों को भी ले गया था। मुझे क्या पता था कि सबके सामने ऐसी बेइज्जती करेंगी विनीता की मम्मी। क्या कहा उन्होंने? मैं जानने को आतुर थी। किया ये कि हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे, वो बोली, विनीता के दादू के कोई कजिन थे जिनके यहां हमारे खानदान से किसी लड़की की शादी हुई थी। बहुत लंबा सा रिश्ता बताया भी था उन्होंने, मुझे याद नहीं आ रहा अब। नीरज सिर पर हाथ रखकर कुछ याद करने की कोशिश करने लगा। रिश्ता याद नहीं आ रहा तो छोड़ दो बेटा, बात पूरी करो, मेरी मां बोली। हॉन्टो, इस हिसाब से हमारे खानदान की लड़की उनके खानदान में बहू बनकर जा चुकी है। अब भला उसी खानदान में वो अपनी बेटी कैसे दे सकते हैं? ये उल्टा हो जाएगा। हैं? ये क्या बेतुकी वजह बताई है? विनीता के बाबा के कजिन, मेरी मां गुस्से में बोली। हम यही तो, जब मेरे पापा ने कहा ये बेतुकी वजह है तो वो बोली कि मेरे ससुर ने कहा है अगर विनीता की शादी नीरज से हुई तो वो पूरे परिवार को न सिर्फ घर से
बल्कि जायदाद से बेदखल कर देंगे। नीरज की बात सुनकर हम दोनों गुस्से से भर गए और नीरज ने चाय का कप उठाकर एक बड्ढा सा घूंट भरा, साथ ही एक पकौड़ी खाकर मेरी ओर देखकर बोला, आप चाय अच्छी बनाती हैं और पकौड़ियां भी बहुत टेस्टी बनी हैं। मैं ये सुन मुस्कुरा भर दी। मूड खराब हो चुका था। नीरज आगे बोला, जब ये सुना तो मेरे दादू बोले, हम बात करेंगे आपके ससुर जी से और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। सब तैयारियां हो चुकी हैं, कार्ड बंट चुके हैं। ये सरासर गलत है। भला ये भी कोई वजह हुई? वो भी तब जब दोनों बच्चे एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही विनीता की मम्मी ने ये सुना, वो उठी और हाथ जोड़कर अपनी जगह घूम गई और बोली, आप लोग जो चाहें समझें, लेकिन हम ये शादी नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? मतलब ऐन मौके पर शादी तो ढर रही है और वजह भी नहीं बता रही। मैं गुस्से में बोली, वजह हो तब तो बताएंगी ना। किसी ने कोई ज्यादा पैसे वाला लडडिडियच का बता दिया होगा। अब बस वो खुद के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती, इसीलिए उन्हें लगता है वो हाथ जोड़ डा देंगी और सब खत्म हो जाएगा। समझ में ये नहीं आता कि विनीता के पापा इस दौरान एक शब्द नहीं बोले, जबकि मेरे पापा और दादू ने उनसे कई बार पूछा इस बारे में। तुम ही क्या बेटा, सालों से मैं इन लोगों को जानती हूं। मैंने कभी मास्टर साहब को बोलते नहीं देखा। अगर वो इंसान चलता फिरता ना हो तो यकीन करना मुश्किल है कि वो जिंदा भी हैं। मेरी मां सच में गुस्से में थी। अच्छा, हाँ, बड़ी अजीब बात है, लेकिन जब बच्चों के भविष्य पर बात आए तब तो कम से कम बोलना चाहिए। नीरज ने एक समोसा उठाया और खाने लगा। बेचारा, अब क्या होगा? होगा क्या? उन्हें लगता है वो महिला है तो हम इसी वजह से चुप हो जाएंगे और बात खत्म। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। आज हमने उन्हें अपने घर बुलाया है। आप महिला हैं तो महिलाओं से बातचीत कर लीजिए। मेरी मम्मी और बहनें बात करेंगी अब उनसे। फिर मुझे और मेरी मां को उदास देखकर, अरे आप लोग उदास क्यों हो गए? चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नीरज ने अपनी बात पूरी करके अपने सैंपल की दवा वाले बैग से एक मिठाई का डिब्बा निकालकर मेरी मां की ओर बढ़ा दिया। नहीं बेटा, तुम्हें ये नहीं लाना था। बच्चों को इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? मेरी मां ने नीरज से कहा। आंटी, आप मेरी ससुराल पक्ष की है। सोनी विनीता की बेस्ट फ्रेंड है। इतनी खुशी हुई मुझे मिठाई खरीदते वक्त आज, जितनी पहले कभी नहीं हुई। फिर अब तो मैं भाई भी बन गया हूं। दुगुनी खुशी हो गई है। मना मत कीजिए प्लीज। फिर नीरज जाने के लिए उठ गया। मेरी मां ने नीरज का टीका किया और उसे, जो कि उन्होंने पहले ही निर्धारित कर रखा था, 1001 रुपये का शगुन दिया। और बहुत देर की नानुकुर के बाद ही नीरज ने 500 रुपये लेना स्वीकार किया। लड़का दिखने में ही नहीं, व्यवहार में भी बहुत अच्छा है। नीरज के घर से निकलते ही मेरी मां बहुत प्रभावित होकर बोली। 2 दिन बाद मेरी कजिन की शादी थी अलीगढ़ में। मुझे शादियों में शामिल होना पसंद नहीं। हाँ, जिससे मेरा मन मिलता हो फिर बात अलग है। सो तय हुआ पापा मेरी मां को वहां छोड़ डाजकर घर वापस आ जाएंगे और मम्मी 1-2 दिन बाद आएंगी। मां, क्या विनीता की शादी हो पाएगी नीरज से? मैंने अपनी मां की साड़ी की प्लीट्स ठीक करते हुए पूछा। जब बिना मेहनत के अच्छा रिजल्ट मिल जाए तो लोग उसकी कद्र नहीं करते। वही हुआ है विनीता की मम्मी को। तो क्या पूरा खानदान मिलकर भी ऐसा लड्ढका नहीं ढूंढ पाएगा? लेकिन लड्ढकी के भाग्य से मिल गया है तो बेकार में ही अड्डचन बनी है अपनी बेटी की खुशियों में। आप बात कीजिए ना उनसे। जो औरत अपनी बेटी की नहीं सुन रही, पति की नहीं सुन रही, वो मेरी सुन लेगी? बात तो सही थी उनकी। मैं चुप हो गई। अगले दिन दोपहर में जब मैं खाना बना रही थी, गेट पर नॉक हुआ। दरवाजा खोला तो देखा कि नीरज लाल सूजी हुई आंखों के साथ दरवाजे पर था और बहुत कमजोर लग रहा था। अरे नीरज भैया, आप आइए, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी सोनी। कहने के साथ ही नीरज दरवाजे के अंदर आ गया। आखिर किस मदद की बात कर रहा था नीरज और क्यों? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें। और यदि आपको मेरी ये आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।